Good morning, all the participants. I request all kindly join, text to your fellow staff members to join. I request to the trainer, Dr. Sanjay Agarwal, sir, kindly run the video before commencing of the program. Thank you. So, good morning to all. I, Dr. Sanjay Agarwal, welcome you all for today webinar on investor awareness. And I'm thankful to all the participants, those who have joined, and I request you please tell other participants to join fast so that we can start our program on time. And those who have joined with my name, actually I shared the link, direct link to the group. So please rename yourself. So as you all aware that our today's session on investor education and special focus on women's. So first of all, what we are going to discuss, to understand that, I want to share two videos with you. Please have a look.
So shall I start? Okay, so once again, I welcome you for today webinar. And this webinar is sponsored by UTI Mutual Fund is an Investor Education Initiative. तो यहाँ पर जब हम लोग इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इन्वेस्टर कौन है और आज हम क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग भारतीय समाज की बात करें तो हम लोग के 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उसमें अर्थ एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है और अर्थ के बिना सारे अर्थ व्यर्थ हो जाते हैं। तो आज हम वो अर्थ कैसे मैनेज करें, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है। हम लोग जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो धारा अंत में पैसा कमाने की तरफ बढ़ती है। और जो पैसा हम लोग कमाते हैं उसको किस प्रकार मैनेज करें कि वो हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आए। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जब हम लोग इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव की बात करते हैं, हम सब लोग इन्वेस्टर हैं। तो पहले तो हमें अपना आत्मबोध होना चाहिए कि एक इन्वेस्टर के रूप में क्या हम महत्वपूर्ण है, नहीं है, क्या हम अपने इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा हम लोग जमा करते हैं उससे केवल हमारा ही लाभ होता है या उससे कुछ देश की सेवा भी होती है, क्या हम देश के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है, क्या एक इन्वेस्टर के रूप में हमें अपने ऊपर गर्व होता है या नहीं होता है। तो बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आत्मबोध करते हैं कि एक इन्वेस्टर के रूप में आपको क्या लगता है कि आप इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है, या आपके पैसे से जो इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हैं केवल आप ही को लाभ होता है या उससे कुछ आप देश के विकास में भी योगदान करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप सब लोग समझते होंगे। जैसे मैं बात करूं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, ये सब क्या है? ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। शेयर मार्केट। अब अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना पैसा जमा ना करे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैंक है, उस बैंक के अंदर कोई व्यक्ति अपना पैसा जमा ना करे, तो क्या वो आपको दिखाई देंगे? क्या बैंक एग्जिस्ट करेंगे? यस और नो? आप अपना रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में दे सकते हैं। यू कैन गिव योर रिस्पॉन्स इनटू द चैट बॉक्स। वेरी गुड। ईशा शर्मा ने कहा नो, खालसा यस। देखिए, जब हम लोग किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर अपना पैसा जमा नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बैंक में कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा जमा ना करे, तो बैंक आपको दिखाई नहीं देंगे, बैंक का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पूरी फाइनेंशियल मार्केट को चलाने वाले कौन है? हम लोग हैं। पूरी फाइनेंशियल मार्केट किसके ऊपर सर्वाइव करती है? इन्वेस्टर मनी के ऊपर सर्वाइव करती है। तो यू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि बैंक के अंदर जो भी बैंक के कर्मचारी हैं वो अपना पैसा नहीं लगाते हैं, वो सब किसके पैसे को आगे लैंड आउट करते हैं? इन्वेस्टर के पैसे को लैंड आउट करते हैं। हेलो हेलो। तो अब हमारे पैसे का होता क्या है? हम में से कोई व्यक्ति लोन लेगा, अपना रोजगार चलाएगा और अपने साथ साथ 4 लोगों को और रोजगार देगा और वहां से अपना लिवलीहुड जनरेट करके जो है बाकी पैसा वो बैंक को वापस करेगा। तो इस प्रकार जो हमारा पैसा है वो देश के रोजगार सृजन के कार्यक्रम में लगता है। और देश का जितना भी विकास होता है, किसी भी कंट्री का, वो विकास इन्वेस्टर के पैसे से ही होता है। तो यू आर वेरी मच कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री थ्रू योर इन्वेस्टमेंट्स। तो एक इन्वेस्टर के रूप में आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। लेकिन जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है?
हम अपने पैसे को अपने हाथ पॉकेट से निकाल करके दूसरे के हाथों में देते हैं। और जब आप अपने हाथ पॉकेट से पैसा निकाल करके दूसरे के हाथों में देते हैं तो वहां पर क्या शुरू हो जाता है? रिस्क शुरू हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर आप घर के अंदर हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन जैसे ही घर के बाहर आप निकलते हैं, सड़क पर आते हैं, तो वहां पर कुछ नियम लागू हो जाते हैं और एक सबसे बड़ा क्या है, एक्सीडेंट का रिस्क वहां पर शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर एक रिस्क शुरू हो जाता है, उस रिस्क को हमें समझना होता है। और जो इन्वेस्टर इस रिस्क को जितने अच्छे से समझ लेता है वो उतना ही बड़ा इन्वेस्टर हो जाता है और वो इस मार्केट को हासिल करता है। और अमीर बनने का, समृद्धशाली, मैं अमीर वो शब्द यूज नहीं करूंगा, समृद्धशाली बनने का भी एक ही नियम है कि आप कब अपना निवेश करते हैं, कितना करते हैं, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। जैसे मैं बात करूं, वर्ल्ड के रिनाउंड इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट। वो एक इकलौते ऐसे व्यक्ति है जो इन्वेस्टमेंट करके वर्ल्ड के 3rd नंबर के रिचेस्ट पर्सन बने। और आप भी अपने घर परिवार में देखते होंगे कि अगर माता पिताजी होंगे, आप सभी लड़कियां हैं, विमेन्स हैं, तो जैसे ही आपका जन्म हुआ होगा तो उनको एक चिंता हो जाती है कि लड़की की शादी करनी है, तो क्या करते हैं, कुछ गोल्ड लेकर के रख लेते हैं, कुछ प्लॉट लेकर के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि जब लड़की बड़ी होगी तो उस समय इस पैसे से उसकी शादी कर देंगे। तो यही उद्देश्य हमारे सबके बीच में रहता है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज आती है कि भाई जब हम लोग पैसे की बात करते हैं तो पैसा का क्या है कि सबसे पहले एक हमारे पास एक इनकम होनी चाहिए। और उस इनकम में से हम लोग जो पैसा कमाते हैं उसके अंदर एक चीज डिसाइड हो जाता है कि हमारे खर्चे, खर्चे क्या है। जैसे हम लोग मान के चलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, हमारे को जीवित रहने के लिए कुछ जरूरी खर्चे करने पड़ते हैं, और आज कुछ और खर्चे हमारे साथ जुड़ गए, जैसे इंटरनेट का बिल आपका आ गया, मोबाइल फोन का बिल आ गया। तो ये सब खर्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के जो भी जरूरी खर्चे हैं उनको हम लोग अपनी इनकम में से मीट आउट करते हैं, और उसके बाद जो बचता है उसे हम लोग बोलते हैं सेविंग। अगर हम लोग सेविंग की बात करें तो इस पूरी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बजट। तो फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आपको अपने घर का बजट बनाना चाहिए। और बजट के अंदर क्या है, आपको अपनी इनकम पता है, इनकम के बाद अपने खर्चे पता हैं, और खर्चों को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो जितने खर्चे आप कम करेंगे उतनी आपका सेविंग वाला पोर्शन बढ़ेगा, और जितने खर्चे ज्यादा करेंगे उतना सेविंग वाला पोर्शन कम होता चला जाएगा। तो अगर हम लोग रिच बनना चाहते हैं तो हमें इस इक्वेशन को बदलना पड़ेगा कि इनकम में से सबसे पहले अपनी सेविंग, जो हमारे सपने हैं, उनको हमें अलग निकालना होगा, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसे अपनी इनकम मान करके उसमें अपने खर्चे पूरे करने होंगे। सो दैट इज वन ऑफ द इक्वेशन जिसके थ्रू हम लोग अमीर बन सकते हैं। अब एक और फंडामेंटल रूल आता है कि वाई टू इन्वेस्ट मनी। और सेव करने के पीछे भी कारण ये है कि भाई क्यों सेव करें, हम लोग सेव क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जीवन में अनिश्चितता है, कल क्या होगा हमको पता नहीं है। तो उस अनिश्चितता को पूरा करने के लिए हमको पैसे की जरूरत पड़ती है। भी कोई भी अनसर्टेनिटी है उसके लिए आपको पैसा चाहिएगा। तो वो डर हमें सेविंग की तरफ लेकर के जाता है, और भारतीय जो है सेविंग में नंबर 1 है, क्योंकि हमारी लाइफ अनिश्चित ही है। कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है, और कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम हमारे बीच में नहीं है। तो जो हम सेव करते हैं उसी से ही हमारा काम चलने वाला
एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग सेव करते हैं तो क्या होता है, पैसे का एकुमुलेशन होता है, लेकिन एक दिमाग है जो हमारी सेविंग को खाता है, और हम सब लोग इस चीज से अनजान रहते हैं। वो क्या है, महंगाई बढ़ने की दर, जिसे हम लोग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। अब एक इन्फ्लेशन से आप लोग कैसे जुड़े हुए हैं, ये समझाने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर इन्फ्लेशन 7% से बढ़ रही है और आपको जो ब्याज मिल रहा है वो 4% के हिसाब से मिल रहा है, तो आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं? आर यू इन प्रॉफिट और इन लॉस? आप अपना रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में दे सकते हैं। यू कैन सबमिट योर रिस्पॉन्स इनटू द चैट बॉक्स। यस, यू आर इन लॉस। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपकी आपको कोई वस्तु खरीदनी है और उसका मूल्य 100 रुपए है, तो 7% इन्फ्लेशन के साथ एक साल के बाद वो 107 रुपए की हो जाएगी। और अगर आपने अपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आपको 4% ब्याज मिल रहा है, तो एक साल के बाद उन 100 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 104 रुपये हो जाएगी। अब अगर आपको वो वस्तु खरीदनी है तो आपको 3 रुपए अपनी पॉकेट से मिलाने पड़ेंगे, दैट्स योर लॉस। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट, हम पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने पैसे की परचेज पावर को मेंटेन करने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके लिए हमारा बेंचमार्क क्या है, इन्फ्लेशन। अगर हमें इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिल रहा है तो हम लोग लॉस में हैं, अगर इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तभी हम लोग लाभ की स्थिति में हैं। लेकिन जनरली हमारा रिटर्न नापने का तरीका क्या होता है कि जैसे अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए और हमें 6,000 रुपये ब्याज मिल गया, तो हम लोग कहेंगे हमें 6,000 रुपये का लाभ हो गया। तो क्या ये एक्चुअल रिटर्न है? नहीं, ये नोशनल रिटर्न है। और इसके अंदर अगर हम लोग इन्फ्लेशन लगा दें और उसके बाद आपकी टैक्स लाइबिलिटी जोड़ दें, तो उसके बाद जो पैसा बचता है वही आपका एक्चुअल रिटर्न है। अन्यथा ये सब आपके पैसे की परचेज पावर को मेंटेन करने के लायक भी नहीं रहते। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ये चेक करना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट में आप लोग निवेश कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है या इन्फ्लेशन से कम रिटर्न जनरेट कर रहा है। अगर इन्फ्लेशन से कम रिटर्न जनरेट करा तो पहले ही आप लॉस की स्थिति में आ जाते हैं, और उसके बाद अगर आप टैक्स लायबिलिटी जोड़ देते हैं तो वो भी आपके लिए हानि का कारण होता है। और यहाँ पर हमारा लगता है रूल ऑफ 70, क्योंकि ये इन्फ्लेशन का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, हमारे घर के खर्चे के ऊपर पड़ता है और हमारी सेविंग के ऊपर पड़ता है। और इसको हम लोग नापने का तरीका क्या है, रूल ऑफ 70। अगर हम लोग 70 को रेट ऑफ इन्फ्लेशन से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू निकल करके आती है, जो डिविडेंड आता है, उतने समय में मेरे घर का खर्च दुगना हो जाता है। और मेरी सेविंग अगर मैंने गिन करके घर के अंदर रखे हैं तो वो आधी रह जाती है। जैसे मैं बात करूं कि अगर आज मेरा घर का खर्च 30,000 रुपये से चल रहा है, तो 10 सालों के बाद अगर मैं कहूँ कि इन्फ्लेशन 7% है, तो 70 को 7 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 10। तो 10 सालों के बाद मुझे इस घर को चलाने के लिए दुगने पैसे लगाने पड़ेंगे। और अगर मैंने 1 लाख रुपए सेव करके घर के अंदर रखे हैं तो 10 सालों के बाद इनकी कीमत 50,000 रुपये रह जाने वाली है। अब आप लोग कहेंगे नहीं, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि गिनने में तो वो 1 लाख रुपये रहेगी। यस, यू आर राइट, गिनने में वो 1 लाख रुपए ही निकलेंगे, लेकिन जब आप वो 1 लाख रुपए बाजार में लेकर के जाएंगे तो जो सामान आज आप 50,000 रुपये में ले सकते हैं, उसी सामान को खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए देने पड़े। तो इस प्रकार इन्फ्लेशन का आपकी सेविंग के ऊपर और आपके घर के खर्चों के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। और इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका क्या है कि आप अपने पैसे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करें।
क्योंकि जब हम लोग जल्दी की बात करते हैं तो जल्दी से मतलब क्या है कि जितना अर्ली एज में आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलता है, एक बेनिफिट मिलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, जिसको आइंस्टीन ने क्या कहा है, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और ये एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड का जो लाभ है वही लोग ले सकते हैं जो लोग जितना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। जैसे मैंने अभी एक नाम लिया था वॉरेन बफेट का। अगर मैं वॉरेन बफेट की बात करूं तो क्या वॉरेन बफेट जब उन्होंने अपना निवेश शुरू किया था उसी वर्ष या उसके 3-4 सालों में ही वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए थे? नहीं, उनको वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बनने में उनको वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनने में लगभग 50 साल लगे थे। वो 12 साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया और वो 63 साल की उम्र में वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने। तो इस प्रकार, और इतना समय क्यों लगा और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन कैसे बने? इज बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो यहाँ पे लगता है रूल ऑफ 72। तो जो रिटर्न हमें मिल रहा है अगर 72 को हम उस रेट से डिवाइड करते हैं तो उतने समय में मेरा पैसा डबल हो जाता है। जैसे मैं करूँ कि अगर मुझे 12% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है और 72 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो कितना आ गया, 6। तो 6 सालों में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि आज मैंने 100 रुपये जमा किए हैं तो 6 सालों में कितने हो जाएंगे, ये 200 रुपये हो जाएंगे। 12 सालों में कितने हो जाएंगे, 400 रुपये हो जाएंगे। 18 सालों में कितने हो जाएंगे, 800 रुपये हो जाएंगे। 24 सालों में कितने हो जाएंगे, 1600 रुपये हो जाएंगे। 30 सालों में कितने हो जाएंगे, 3200 रुपये हो जाएंगे। और 36 सालों में कितने हो जाएंगे, 6400 रुपये हो जाएंगे। मीन्स जितना लंबा समय हम अपने इन्वेस्टमेंट को फलने फूलने के लिए देते हैं उतना समय में हमारा पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है। और यहाँ आप देखते हैं कि अगर आज आपने 100 रुपये जमा किए हैं और जब आप रिटायर होंगे, अगर 36 साल की मैं बात करूं तो 36 साल के बाद ये 100 रुपये कितने रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6400 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उस समय आपको बड़ा अचंभा लगेगा कि जी मैंने तो 100 रुपये जमा किए थे और आज ये 64 गुना हो गए। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इसका एक ही तरीका है कि जितना जल्दी हम अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट की तरफ कन्वर्ट करते हैं उतना जल्दी हम लोग अपने जीवन में समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। अब अगर हम लोग इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग जो है तीन प्रकार की हो गई, एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। अब एग्रेसिव जो लोग यंग हैं वो लोग एग्रेसिवली अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ एग्रेसिव का मतलब क्या है कि वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। वो यंग है तो जितना खाएं उतना हजम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 50 से ऊपर चले गए हैं वो रिस्क लेने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई लॉस करते हैं तो अभी उनका अर्निंग पोटेंशियल कम हो गया है। तो जो भी उनकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स हैं उसी के ऊपर उनको बाकी जीवन यापन करना होता है। लेकिन जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, जो यंग हैं, उनके पास अभी पूरा समय, अगर वो कोई गलती कर भी देते हैं तो उनको गलती के सुधारने का मौका है, उनके पास पूरा समय है। तो इसलिए वो लोग अगर कोई रिस्क लेंगे भी और उसमें कोई लॉस भी हो गया तब भी वो कवर कर पाएंगे। लेकिन जो 50 से ऊपर के हैं, अगर वो लोग रिस्क लेते हैं तो उनको कवर करने का समय नहीं मिल पाएगा। और इसी प्रकार जो 30 की एज या मिडिल एज ग्रुप के अंदर हैं वो लोग मॉडरेट रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करें और धीरे धीरे अपने रिस्क को मिनिमम करते चले गए। अब जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव क्या है? अब आपने अपने कुछ लक्ष्य तय किए होंगे।
अगर किसी ने अपने लक्ष्य नहीं तय किए हैं तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तय कीजिए। तो वित्तीय लक्ष्य क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मूवी का सीन याद दिलाता हूँ। एक मूवी आपने देखी होगी जिसमें एक्टर जो है भगवान के सामने 3 गुल्लक रखता है। पहले गुल्लक पे उसने लिखा है माँ के इलाज के लिए, दूसरी गुल्लक पे लिखा है बहन की शादी के लिए, और तीसरी गुल्लक पे लिखा है भाई की पढ़ाई के लिए। तो ये 3 क्या है, उस व्यक्ति के लक्ष्य हैं, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो इसी प्रकार आपकी भी अपनी कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होंगी, और ये जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी, ये जिम्मेदारियां पैसे से पूरी होंगी। तो अब आपको देखना है कि उन जिम्मेदारियों के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, और उनको तय करना है। उसके बाद आपको अपनी जिम्मेदारियां लिख लेनी है, दूसरा कॉलम बनाना है कि कितने समय में वो जिम्मेदारियां पूरी करनी है, फिर कितने अमाउंट से वो जिम्मेदारियां पूरी होंगी। उसके बाद आपको हर महीने कितना पैसा बचाना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये हमारा एक फाइनेंशियल गोल चार्ट बन जाता है। जैसे मैं इसी एग्जांपल से बात करूं, माँ का इलाज। माँ का इलाज कराना होगा, कितने समय में कराना होगा, कि भाई बीमारी पता चल चुकी है, केवल 6 महीने 1 साल का समय मिला है कि पैसा इकट्ठा करके ले आओ इलाज कर देते हैं। तो माँ का इलाज कितना समय आ गया, 1 साल। तो आपने लिखा 1 साल। अब ऐसे लक्ष्य जो हमें 1 साल या उससे पहले पूरे करने होते हैं, वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब बहन की शादी करानी है, भाई 1 से 3 साल का समय है, तो उसमें हमने लिखा भाई 3 साल। तो ऐसे लक्ष्य जो हमें 3 साल में पूरे करने होते हैं, वो मिड टर्म गोल की कैटेगरी में आते हैं। भाई छोटा है, उसकी पढ़ाई करवानी है, लक्ष्य हमारा है 5 साल के अंदर अचीव करना है। तो ऐसे लक्ष्य जो हमें 5 साल या उससे अधिक समय में पूरे करने होते हैं, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल की कैटेगरी में। तो इस प्रकार हमने तीनों गोल को लिखा, उनके सामने उनकी समय अवधि लिख दी। अब उसके बाद बात यह थी कि भाई कितना अमाउंट, वो अमाउंट आप अपने अनुसार निश्चित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एसेट एलोकेशन की हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो शॉर्ट टर्म गोल को कितने पैसे एलोकेट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप रिस्क नहीं ले सकते, और मैक्सिमम आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसी से ही आपको अपना शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न की संभावना कम हो जाती है, और या रिटर्न मिलेगा तो बहुत कम रिटर्न मिलता है। तो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आपका अपना अमाउंट रहता है। अगर मैं बात करूं कि टोटल अमाउंट आप 100 रुपये खर्च करने वाले हैं, तो उसमें 90 to 95 रुपीज आपके रहते हैं, और 5 से 10% आपका रिटर्न का पोर्शन रहता है। तो अगर यहाँ पे आप 100 रुपये जमा करने वाले हैं, तो 50 से 60 रुपये आपको शॉर्ट टर्म गोल के लिए एलोकेट करने पड़ते हैं। और अगर मिड टर्म गोल की बात करूं तो 20 से 30 रुपये आपको मिड टर्म गोल में एलोकेट करने पड़ते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल की बात करूं तो लॉन्ग टर्म गोल में 10 से 20 रुपये आपको एलोकेट करने पड़ते हैं। अब आप कहेंगे लॉन्ग टर्म गोल में आप कम क्यों बता रहे हैं। लॉन्ग टर्म गोल में कम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां पर अभी मैंने जैसे आपके साथ डिस्कस किया था, एक और फैक्टर आपके साथ काम करेगा, वो क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वहां पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपको रिटर्न का पोर्शन आपका बढ़ जाएगा, और कई बार आपके इन्वेस्टमेंट का भी वो मल्टीपल हो जाता है। तो इस प्रकार आप अपनी एसेट्स को एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जर्नल लक्ष्य दिए गए हैं। भाई जर्नली हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बच्चों की एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, परिवार है, उन सब के लिए हम लोग खर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रिटायरमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, रिटायरमेंट क्योंकि हम सबका एक निजी गोल है और एक इम्पोर्टेंट गोल है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी नियर अबाउट 74 ईयर्स है। और अगर हम लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो अगले लगभग 20 से 25 साल हमें और जीना होता है। और ये 20 से 25 साल जीने के लिए हमें अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही सरवाइव करना पड़ता है। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है, जो आप अपने वर्किंग लाइफ स्पैन से अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25 साल से अपना करियर शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो आपका वर्किंग लाइफ स्पैन आता है 35 साल। और इन 35 सालों में जो आप कॉर्पस बनाते हैं, उसी कॉर्पस से आप अगले 20 से 25 साल अपने गुजारते हैं। तो इसलिए रिटायरमेंट की जरूर चिंता कीजिए, और डे 1 से उसके बारे में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू की
कीजिए, जिससे आप एक रिस्पेक्टफुल रिटायर्ड लाइफ जी सके। अब हम लोग क्या कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो हम लोग प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, इंश्योरेंस में निवेश कर सकते हैं, बैंक डिपॉजिट्स में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन सब में निवेश कर सकते हैं। और जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करें तो हमें क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहली बात मैंने क्या बताई है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जब आपको चाहिए तब वो इनकम दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। आप उसको पार्ट और पोर्शन में एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ग्रो इन वैल्यू और एप्रिसिएट ओवर टाइम, समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। एंड बी रियलाइजेबल एट फेयर वैल्यू एंड लो कॉस्ट। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमें अपने इन्वेस्टमेंट को तोलना चाहिए और तब अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया, असेसेबल एंड यूजेबल इन पार्ट्स एंड पोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 रुपए की एफडी करा रखी है, मुझे आज 10,000 रुपए की जरूरत है, तो मुझे अपनी 50,000 रुपए की एफडी पूरी ब्रेक करनी पड़ेगी, और उसके बाद 10,000 रुपए उसमें से निकालने पड़ेंगे और बाकी बचे हुए पैसे की फिर एफडी करानी पड़ेगी। तो क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे खाली मैं 10,000 रुपये निकाल लूं और बाकी 40,000 रुपये मेरे इन्वेस्टेड रहे? यस, ऐसे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट देखने चाहिए जहां पर आप उसको पार्ट और पोर्शन में भी एसेस कर सकते हैं। तो जो आपका निवेश है वो एक बैलेंस थाली की तरह से होना चाहिए। जैसे आपका, मैं बात करूं फंड कौन कौन से हो गए, एक वैल्यू फंड्स हो गए और एक इनकम फंड्स हो गए। वैल्यू फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो समय के साथ जिनकी कीमत बढ़ती है, जैसे गोल्ड के अंदर आप निवेश करते हैं, रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, समय के साथ उनकी वैल्यू बढ़ती है। और इनकम फंड क्या होते हैं, जो एक रेगुलर इंटरेस्ट इनकम आपको जनरेट करते रहते हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट में हर प्रोडक्ट होना चाहिए, और कहा भी गया है कि सारे अंडे एक बास्केट के अंदर नहीं रखने चाहिए। तो आप अपने निवेश को जितना डाइवर्सिफाई करके रखते हैं उतना रिस्क भी मैनेज होता है और आपको अर्निंग पोटेंशियल भी आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू फंड्स की बात कर रहा था, वैल्यू फंड्स और इनकम फंड्स, ये दोनों यहाँ पर आपके सामने है। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हेल्प से, एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप वैल्यू फंड और इनकम फंड दोनों में आप निवेश कर सकते हैं। तो हम लोग अब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक इन्वेस्टर अपने पैसे को पूल करते हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ अपने पैसे को पूल करते हैं, और उसे एक प्रोफेशनल, जिसे हम लोग फंड मैनेजर के नाम से जानते हैं, वो उसको हैंड ओवर करते हैं। वो रिसर्च करके स्टॉक्स और सिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई करता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, उसमें निवेश करता है, वहां से प्रॉफिट अर्न करके इन्वेस्टर को वापस करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोफेशनली मैनेज्ड है, लो कॉस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, कन्वीनियंट है। आप एक बार शुरुआत करते हैं, उसके बाद वो चलता रहता है, इजी, लिक्विडेबल है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, एंड इट इज वेल रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी से ये वेल रेगुलेटेड है। तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर 5,000 करोड़ रुपए का उस फंड का कॉर्पस है, तो उसमें जितने नंबर ऑफ शेयर में निवेश हुआ होगा, अगर आपने 500 रुपये निवेश करे तो आपके 500 रुपये भी उसी प्रपोर्शन में हर कंपनी के शेयर में निवेश हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड के कैटेगराइजेशन की बात करूं, तो इसको हम लोग इक्विटी स्कीम्स के में कैटेगराइज कर सकते हैं। इक्विटी स्कीम जिसमें प्योरली शेयर मार्केट और इक्विटीज के अंदर आपका निवेश होता है। डेट स्कीम, इसमें प्योरली फिक्स इनकम प्रोडक्ट के अंदर आपका निवेश होता है। हाइब्रिड स्कीम्स, इसमें आपका ब्लेंडेड प्रोडक्ट है और दोनों के ब्लेंड्स के अंदर आपका निवेश होता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम फॉर रिटायरमेंट एंड चिल्ड्रंस, अगर कोई
आप सॉल्यूशन के लिए इन्वेस्टमेंट करने लाइक रिटायरमेंट एंड चाइल्ड एजुकेशन, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम की कैटेगरी में रखते हैं। और उसके अलावा जितनी भी स्कीम है अदर स्कीम की कैटेगरी में आती है, जिसमें इंडेक्स फंड, ईटीएफ और फंड ऑफ फंड्स आते हैं। अब कौन सा म्यूचुअल फंड हमें बाय करना चाहिए? अगर आपका रिस्क होराइजन हायर है, हाई रिस्क आप लोग ले सकते हैं और हाई रिटर्न आपके ऑब्जेक्टिव्स है, तो इक्विटी स्कीम्स। मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो मॉडरेट रिटर्न आपको मिलेगा, हाइब्रिड स्कीम में आप लोग कर सकते हैं। लो मॉडरेट रिस्क, लो मॉडरेट रिटर्न, डेट स्कीम्स में आप लोग निवेश कर सकते हैं। और लो रिस्क लेना चाहते हैं तो रिटर्न भी आपका लो रहेगा, और इसमें आपके लिक्विड स्कीम्स आ जाती है। अब अगर मैं गोल के हिसाब से बात करूं और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से बात करूं कि अगर आपका होराइजन 1 साल या उससे नीचे का है, तो आप इमरजेंसी नीड्स के लिए अपना निवेश कर रहे हैं, तो इसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट होगा ओवरनाइट फंड्स। अगर मैं बात करूं कि आपका होराइजन 1 से 3 साल का है, तो आप कोई शॉर्ट टर्म गोल, जैसे आप बाइक खरीदना चाहते हैं, लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, तो उसमें किसी आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के अंदर अपना निवेश कर सकते हैं। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, आपका रुझान 3 से 6 साल का है, तो ये मिड टर्म की कैटेगरी में आ जाएगा, तो आप हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप बच्चों की एजुकेशन के लिए निवेश करना चाहते हैं, होराइजन 6 से 10 15 सालों का है, तो आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के अंदर निवेश कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म जैसे रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप किसी भी डाइवर्सिफाइड मिड कैप, स्मॉल कैप या सेक्टरल म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग कैसे निवेश कर सकते हैं, तो उसमें साथ में फिर पेट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक बड़ा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लान है हम सबके बीच में। तो इसमें क्या होता है, एक सिस्टम हम लोग डेवलप करते हैं, मीन्स एक डेट हम लोग डिसाइड करते हैं, एक अमाउंट डिसाइड करते हैं, और उस पर्टिकुलर डेट पर हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट होकर के हमारे म्यूचुअल फंड अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये हमारे बीच में एक डिसिप्लिन लेकर के आता है, और इसका बेनिफिट ये होता है कि सारे बेनिफिट्स लाइक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमको मिलना शुरू हो जाता है, और लंबे समय में एक अच्छा कॉर्पस हमारे सामने बन करके आता है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं कि अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपये पर मंथ निवेश करना शुरू करता है, और वो 8% के हिसाब से उसको रिटर्न मिल रहा है, और वो 60 साल की उम्र तक इन्वेस्टमेंट करता है, तो अगर उसकी स्टार्टिंग एज 25 साल है, तो 60 साल मीन्स लगभग 35 साल वो निवेश करेगा। तो 35 सालों में उसका निवेश कितना होगा, 4,20,000 रुपये का होगा, और उसका कॉर्पस कितना बनेगा, 23,09,000 रुपये का बनेगा। अगर 30 साल की उम्र से शुरू करता है, तो उसके पास होराइजन कितना है, 30 साल का है, और 30 सालों के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट होगा 3,60,000 रुपये का, और उसका कॉर्पस कितना बनेगा, 15 लाख रुपए का बनेगा। अगर वो 35 साल की उम्र से शुरू करता है, तो 25 सालों के अंदर वो 3 लाख रुपए का निवेश करेगा, और उसका होराइजन कितना बनेगा, कॉर्पस कितना बनेगा, 9,57,000 रुपये का बनेगा। इसी प्रकार का वो 40 साल की उम्र से निवेश शुरू करता है, तो अगले बचे हुए 20 सालों के अंदर उसका जो निवेश होगा वो 2,40,000 रुपये का होगा, लेकिन उसका कॉर्पस बनेगा 5,92,000 रुपये। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जितना वो डिले कर रहा है, उसका कॉर्पस उतना ही कम हो रहा है। तो अगर आप लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो जितना जल्दी आप लोग अपना निवेश शुरू करेंगे, तो उतना ज्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल से आप लोग देख सकते हैं कि दो दोस्त हैं, रोहित और मोहित। अब रोहित जो है, वो 20 साल की उम्र से 10,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, और वहीं मोहित जो है वो 30 साल की उम्र से
लेकिन सेम अमाउंट 10,000 रुपए का कॉर्पस इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। अब रोहित के पास कितना समय है इन्वेस्टमेंट का? 40 साल का है, जबकि मोहित के पास कितना बचा है? 30 साल का। अब आप बता सकते हैं कि उस रिटायरमेंट की एज अगर दोनों की 60 साल है तो किसके पास ज्यादा कॉर्पस होगा, रोहित के पास या मोहित के पास? अपना रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में आप दे सकते हैं। गुड, रोहित बिल्कुल सही आंसर किया है। तो रोहित के पास ज्यादा कॉर्पस होगा, क्यों होगा? क्योंकि उसको 10 साल अधिक मिल रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपना रिटर्न जनरेट करने के लिए, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से उसका जो निवेश है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं, रोहित 40 सालों में कितना निवेश करेगा? 48 लाख रुपीज उसके निवेश होंगे, जबकि उसका कॉर्पस बनेगा 3.24 करोड़ का। वहीं अगर मैं बात करूं मोहित की, मोहित 36 लाख रुपए निवेश करेगा 30 सालों के अंदर, और 8% के हिसाब से उसका कॉर्पस बनेगा 1.41 करोड़ रुपीज का। देखते हैं कि 10 सालों के लेट करने से उसको कितना हो रहा है, आधे से ज्यादा का नुकसान होगा। तो म्यूचुअल फंड के अंदर एक और प्रोडक्ट, एक और तरीका है निवेश करने का, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो ये हमारी मंथली इनकम स्कीम की तरह से होता है। हम एक फिक्स अमाउंट अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट के अंदर निवेश करते हैं, और वहां से जितना अमाउंट हमें चाहिए होता है उतना अमाउंट का मैंडेट अपने एएमसी को देते हैं, और वो अमाउंट हमारे अकाउंट के अंदर उस ड्यू डेट पर क्रेडिट हो जाता है। तो इस प्रकार ये एक मंथली इनकम का पोर्शन हमारे लिए जनरेट करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे निवेश करें? तो उसको निवेश करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है कि हमारा केवाईसी होना चाहिए, और केवाईसी हमें पूरे लाइफ टाइम में एक बार कराना होता है। उसके बाद हम अपना पैन कार्ड नंबर डाल करके कहीं पर भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो केवाईसी कराने के लिए हमारा एक पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए, और जैसे ही केवाईसी हमारा डन होता है उसके बाद हम अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर शुरू कर सकते हैं। अब मोड ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है हमारे पास? हम लोग दो तरीके से निवेश कर सकते हैं। आज सभी को, आप सबको पता ही है, या तो हम लोग डिजिटल मोड में निवेश कर सकते हैं और फिजिकल मोड में निवेश कर सकते हैं। फिजिकल मोड के अंदर हमको पेन पेपर यूज करना पड़ता है, जबकि डिजिटल मोड में आप सब लोग सब टेक सेवी हैं, तो अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से आप कभी भी अपना निवेश कर सकते हैं, और निवेश रिडीम भी कर सकते हैं। अब इसमें निवेश करने का क्या तरीका है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं, और एक स्कीम से दूसरी स्कीम के अंदर भी स्विच करके निवेश कर सकते हैं। दीज आर द मोड्स दैट हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। और यहाँ पर एक और हमारे इन्वेस्टमेंट का फंडा आ जाता है कि जब भी हम लोग निवेश करते हैं तो निवेश हम किसी व्यक्ति को केंद्र में रख करके करते हैं, और वो केंद्र में कौन होता है? हमारा परिवार, या हमारे बच्चे, या वाइफ, वाइफ के लिए उसके स्पाउस। तो जिनको भी हम केंद्र में रख करके अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें नॉमिनेशन जरूर फाइल करना चाहिए। ये नॉमिनेशन हम कभी भी चेंज कर सकते हैं और कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनेशन करने से क्या होगा कि जिनके लिए हमने वो इन्वेस्टमेंट किया था, कम से कम वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है तो जो आपके सक्सेसर हैं उनको आपके इन्वेस्टमेंट को एक्सेस करने के लिए, रिडेम्पशन लेने के लिए एक लीगल प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें कॉस्ट भी लगती है। तो उससे बचने के लिए आपको नॉमिनेशन जरूर फाइल करना चाहिए। हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हर प्रकार के निवेश में आप लोग अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं।
इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि अगर हम लोग कभी भी कहीं भी निवेश कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारी ग्रीवेंसेस होती हैं, वो ग्रीवेंसेस हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो एक हमारा कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो इसमें क्या है कि हर एएमसी को अपने इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। और जब भी आप उस एएमसी के वेबसाइट पे जाते हैं, उसकी ऐप पर जाते हैं या फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म में जाते हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर का नाम, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, चाहे वो फिजिकल डिटेल्स हो, उनका एड्रेस हो, उनका लैंडलाइन नंबर हो, उनका ईमेल आईडी हो, ये सब वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो आप किसी भी माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने ग्रीवेंसेस उनके सामने रख सकते हैं। और इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर की ड्यूटी है कि जो भी कंप्लेंट्स ग्रीवेंसेस आ रही हैं उसको एक रजिस्टर बना करके वो नोट करते हैं और उसका सोल्यूशन इन्वेस्टर को देते हैं। और अगर आप उनके दिए हुए सोल्यूशन से सहमत नहीं है, खुश नहीं है, तो एक सेबी का पोर्टल है जिसको हम लोग सेबी स्कोर पोर्टल बोलते हैं, उसमें जाकर के भी आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आप कंप्लेंट करते हैं, सर 1 मिनट, सारथी ऐप को 1 मिनट एक्सप्लेन करने प्लीज। हाँ हाँ हाँ, तो वहां पर जो आप कंप्लेंट करते हैं विद इन 30 डेज आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी कंप्लेंट है, ग्रीवेंसेस हैं, उसका सोल्यूशन आप लोग या तो सीएमसी के इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर के साथ या सेबी के स्कोर पोर्टल पर कंप्लेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार सेबी ने इन्वेस्टर को जागरूक करने के लिए एक सारथी ऐप दी है और सारथी ऐप के अंदर ही स्कोर पोर्टल भी समाहित है। तो आप इस ऐप के माध्यम से भी जो भी आपकी नॉलेज है उसको इनहेंस कर सकते हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं उसको इनहेंस कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज, वीडियोस अवेलेबल हैं और ये आप एंड्रॉयड और एप्पल दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेबी ने एक इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम स्टार्ट किया है, दैट इज अ जॉइंट सर्टिफिकेशन इनिशिएटिव बाय सेबी एंड एनआईएसएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक इन्वेस्टर के बीच में अवेयरनेस और एजुकेशन लेकर के आना। क्योंकि जितने आप लोग अवेयर होंगे उतना आपको अवेयरनेस मीन्स आपको उस इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए रिस्क के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे अगर वो रिस्क अभी हो तो आपको उससे कैसे बचा जाएगा उसका तरीका भी मालूम होना चाहिए। सिक्योरिटी मार्केट को बढ़ाने के लिए, जिससे जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी, जब आपको एक बार रिस्क पता चल जाएगा तो आप सिक्योरिटी मार्केट के पोटेंशियल को भी हासिल कर पाएंगे। और आपके अंदर एक राइट एटीट्यूड और बिहेवियर जनरेट करने के उद्देश्य से ये सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम लॉन्च किया गया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप कभी भी certification@nism.ac.in ईमेल के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या एनआईएसएम की साइट के ऊपर जाकर के लॉग इन करके कभी भी एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं और इसमें आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो इसको भी आप लोग जरूर इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज को टेस्ट कीजिए और सारथी ऐप की हेल्प से अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और उसके बाद अगर आप ये एग्जाम दे देंगे तो गारंटी हो कि आप एक अच्छे स्कोर के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। देयर इज वन डिस्क्लेमर कि ये जो भी इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस इनिशिएटिव है, ये आपको अवेयरनेस दिलाने के लिए है। और जैसा आप सब लोग एक डिस्क्लेमर सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इसका मतलब क्या है कि ये आपको डराने के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जब भी ये ऐड देखते हैं तो उसके बाद कहते हैं भाई ये तो सेबी या म्यूचुअल फंड वाले खुद कह रहे हैं कि भाई वहां पर रिस्क है। यस, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया था, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो वहां पर रिस्क है।
कहीं, और ये लोग पहले डिस्क्लेमर देकर के बता रहे हैं कि यस रिस्क इज देयर, और कहीं पर भी गारंटेड रिटर्न की कोई बात नहीं है। तो उस रिस्क को आप लोग समझिए, पढ़िए, उसके बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठी कीजिए, और जब आप अपने आप को उस स्थिति में पाएंगे यस कि वो रिस्क में आपको बहुत अधिक नुकसान नहीं होने वाला है अगर वो आपके जीवन में आता है, या अगर आया तो आप कैसे उससे बचेंगे, तो जब आप ये समझ लेते हैं तो आप एक सुरक्षित निवेश से अपने जीवन के अंदर समृद्धि लेकर आने का प्रयास करते हैं। और कई बार हम लोग आंखों पे पट्टी बांध करके अगर निवेश करते हैं तो क्या होता है, उसमें दोनों पॉसिबिलिटी, या तो हम बहुत अमीर बन जाते हैं या पूरा ही पैसा चला जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गैम्बलिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो जो हम आंखों पे पट्टी पार के बांध करके निवेश करते हैं वो इसकी श्रेणी में आता है, गैम्बलिंग की श्रेणी में आ जाता है। या तो डबल होकर के आएगा या कई गुना होकर के आएगा, बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। लेकिन उसमें बेनिफिशियरी बहुत कम लोग होते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो है हम लोग खुली आंखों के साथ सामने देख करके अपना पैसा देते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको वॉच भी करते रहते हैं। तो इस प्रकार ये डिस्क्लेमर आपको अवेयरनेस देने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आपको डराने के लिए नहीं है। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आप सबने बड़े धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना, समझा, और इसको आप अपने जीवन में उतार करके एक अपने जीवन में समृद्धि लेकर के आ सकते हैं। इसी के साथ अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी अपना प्रश्न सबमिट कर सकते हैं, और जितने मेरा ज्ञान है मैं उस ज्ञान के आधार पर आपको उसका उत्तर देने का, आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करूंगा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और सेशन इज ओपन फॉर डिस्कशन। Rahul, Sir, I request you kindly put first slide, please. ओके, And I request to all the participants, whoever have joined by the name of Sanjay Agrawal, sir, kindly put your own name. So whenever you get Rahul, done this online eKYC, so you will get a certificate of this program. So I request to all, kindly put your own name. Sir, just to put a first slide. Yeah, thank you. Just wait for a जिन लोगों ने, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी तो मैंने अपनी लिंक शेयर किया था, वो अपने आप को रीनेम कर लें, क्योंकि जो उनका सर्टिफिकेट है नहीं तो वो संजय अग्रवाल के नाम से ही आपको मिल जाएगा। तो रीनेम करने के लिए क्या करना है, आपको पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाना है, सबसे ऊपर आप ही का नाम होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आएगा। आप रीनेम पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर अपना नाम एंटर करके अपने आप को रीनेम कर पाएंगे। यहाँ पर सबमिट नहीं करना है नाम आपको, ऑनलाइन ही जो जहाँ जिस भी लिंक से आपने ज्वाइन किया है अपने मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर जाएंगे, पार्टिसिपेंट की लिस्ट है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आप ही का नाम है, और टॉप में जो है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, जो लास्ट में 3 डॉट बने हुए हैं आपको 3 डॉट दिखाई देंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने आप को रीनेम कर पाएंगे। मैं आप ये सभी कुछ लोग, पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगा कि जैसा डॉक्टर संजय अग्रवाल सर कह रहे हैं कि अभी भी करीब 20 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो उनके नाम से ज्वाइन है, तो आपको सर्टिफिकेट में हम लोग इशू नहीं कर पाएंगे अगर आपने अपना नाम मेंशन नहीं किया। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि उसको रीनेम का ऑप्शन होता है, वहां पे संजय अग्रवाल आ रहा होगा, उसकी जगह पे अपना नाम मेंशन कर दें। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगा। सब जब पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाएंगे सबसे ऊपर वही संजय अग्रवाल जो लिखा है वो आप ही का नाम है।
तो हम लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ भी ले लेते हैं। मैं होस्ट से अनुरोध करूंगा कि वो मॉड्यूल चेंज कर दें। सर सेकंड स्लाइड जरा सा शो कर दे प्लीज। ओके ओके। ओके सर। थैंक यू। ओके सर। सर वो 2 वीडियो जरा सा प्लीज रन कर दें, एक्चुअली उसका ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं हो पाया था। ओके ओके। अभी मैम नहीं हो पा रहा है तो सर हेलो सर। नाम लिख दिया। एडिट भी हो सकता है। Sir, I request you kindly run the second video, please. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you very much. And thank all the participants. I request to all, if they have any query regarding the session, please ask. हाँ यस सर मेरा अभी भी नाम संजय अग्रवाल शो कर रहा है। आप ऐसा कीजिए ना, आप पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाइए। पार्टिसिपेंट की लिस्ट दिखाई दे रही है आपको नीचे, जी सर, पार्टिसिपेंट क्या? जहाँ लिखा है, ठीक है। अब उसके जी बाद सर। आप टॉप में सबसे ऊपर जो नाम दिखाई दे रहा है वो आप ही का नाम है। जी सर। उसके आगे
3 डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 डॉट नहीं सर। उसमें अपने नाम पर क्लिक जाओ ना, अपने नाम पर माउस लेकर के जाओ। हाँ सर। हाँ, तो आगे नहीं तीन सर। 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं? 3 डॉट नहीं आ रही सर, लो क्या बोलते हैं, रेज हैंड आ रही है। हाँ, और अनम्यूट तो करो। रेज हैंड आ रही है सर, रेज हैंड। नहीं रेज हैंड नहीं आ रही है। अभी तुम उस पे जाओगे ना, मोबाइल से कनेक्ट किया है, लैपटॉप से किया हुआ है? मोबाइल से कनेक्ट है सर। हाँ, तो मोबाइल में जाओगे तो वहीं पे अपने नाम को टच करो, अपने नाम को टच करो। सर्च किए हैं सर। टच करके तुम्हें वहां पर रीनेम का ऑप्शन आएगा, देखो रीनेम लिखा हुआ रहा है। नहीं आ रहा है सर। चलो